हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन। इसका आज हम पार्ट 12 है या 12वां पार्ट इसका जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा हमने पिछले वीडियो में चल रहा था साबुन होते क्या हैं उसके बारे में हमने चर्चा की कि लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला की सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य कर सकता है और कठोर जल में नहीं? इसके पीछे कारण क्या है? तो ध्यान में रखना कि कठोर जल जो होता है, कठोर जल, अब कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। ये कैल्शियम और ये मैग्नीशियम। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। और साबुन में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? साबुन में सोडियम के आयन उपस्थित होते हैं। तो साबुन में सोडियम के आयन और कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखो, जब इस साबुन को कठोर जल में घोलते हैं, जैसे कठोर जल में साबुन को घोला जाता है, तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन में उपस्थित सोडियम के आयन को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। ध्यान रखना कि जब साबुन को कठोर जल में घोला जाता है तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो पहली स्थिति आपको ये ध्यान में रखनी है। और जब ये प्रतिस्थापित कर देंगे तो उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण प्राप्त होते हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है। जब ये प्रतिस्थापित कर देंगे तो साबुन के साथ जुड़ के जो वसीय अम्ल थे उनके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण प्राप्त होते हैं और ये जल में अघुलनशील है और अवक्षेपित हो जाते हैं। और ये जो लवण होते हैं वो अघुलनशील होते हैं। और अघुलनशील होंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित हो जाते हैं। और अवक्षेपित हो जाते हैं इसका मतलब कपड़े से सफाई का कार्य नहीं कर पाते हैं, अर्थात साबुन की क्रिया नहीं हो पाते हैं। तो ये सफाई की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। इसी के कारण किसका उपयोग किया जाता है? अपमार्जक का यूज़ होता है। तो ध्यान रखना, अपमार्जक का यूज़ होता है। फिर से सुनना कि साबुन में सोडियम आयन होते हैं और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। जब साबुन को कठोर जल में घोला जाता है तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम व कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं जो जल में अविलयशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे साबुन जो है वो झाग नहीं बना पाता है और कपड़े से मेल को अलग नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब हम बात करते हैं अपमार्जक। तो अपमार्जक होते क्या हैं? तो अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं वो साबुन के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। कौन सा अंतर है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो अपमार्जक होते हैं वो साबुन से उत्तम माने जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपमार्जक, डिटर्जेंट। अब ये जो अपमार्जक होते हैं साबुन से बेस्ट होते हैं और कठोर और मृदु जल में कार्य करते हैं। कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में अपमार्जक क्या करते हैं? कार्य करते हैं और इसका उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट। अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट
ROSO3Na। अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। तो सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। R C6H5SO3- Na+। तो सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। तो ये आपको इसमें परिभाषा है जो ध्यान में रखना है। अब हम सोडियम एल्किल सल्फेट की बात करें तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, तो वो है सोडियम लोरिल सल्फेट। और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट की हम बात करें तो वह है सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। इसको आप बार बार रिपीट करोगे तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझने आने लग जाएगी। तो ध्यान रखना, सोडियम लोरिल सल्फेट किसका उदाहरण है? सोडियम एल्किल सल्फेट का उदाहरण है। और सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट किसका उदाहरण है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट का हमने उदाहरण लिया है। तो 12H22 OSO3Na, तो ये किसका सूत्र है? सोडियम लोरिल सल्फेट का। और सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फेट का यदि हम सूत्र लिखें तो हम लिख सकते हैं C18H29 SO3Na। तो ये ध्यान में आपको रखना है। वैसे ये सूत्र है वो आपको 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो अपमार्जक होते हैं वो जो है वो कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? तो हमें पता है, अभी हमने देखा था कि कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। अब अपमार्जक जो होते हैं, जब अपमार्जक को घोला जाता है, अब ये क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट, या हम बोल सकते हैं सल्फेट। सल्फोनेट बोल सकते हैं या सल्फेट जिसको हम बोलते हैं। अब देखना, अपमार्जक जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? सोडियम आयन होते हैं। और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। अब जब इन अपमार्जकों को कठोर जल में घोला जाता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इन सोडियम आयन को क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित कर देते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो हैं वो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। और प्रतिस्थापित करने के उपरांत जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनते हैं। क्या बनेंगे? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनते हैं। कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हैं वो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या बना लेते हैं? सल्फोनेट बना देते हैं, जो जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील है तथा अवक्षेपित नहीं होते। और अवक्षेपित जब नहीं होते हैं तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं? जो प्रक्रिया होती है, साबुन की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी से संपन्न कर सकते हैं, या सफाई की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी से ये क्या करते हैं? संपन्न कर सकते हैं। अर्थात कपड़े से मेल को ये आसानी से हटा देते हैं। फिर से देखना आप
कि अपमार्जक होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट का उदाहरण है सोडियम लोरिल सल्फेट, और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट का उदाहरण है सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। अपमार्जक है वो कठोर जल में भी अभिक्रिया करते हैं। क्यों? क्योंकि अपमार्जक में जो सोडियम आयन होते हैं तो कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट्स बना लेते हैं, और ये सल्फोनेट्स क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं इसलिए ये अवक्षेपित नहीं होते हैं, और कपड़े से जो मेल है उसको क्या कर देते हैं, आसानी से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको इसमें देखनी है, और जिससे कपड़े से मेल हट जाता है। अब ध्यान रखना, ये अपमार्जक जो होते हैं इनसे पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। अपमार्जक से क्या होगा, पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपमार्जकों का जीवाणुओं के द्वारा अपघटन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हमें आगे ध्यान रखना है कि हम जो आर समूह है, आर का मतलब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यदि अपमार्जक जो होते हैं उसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित है तो अपघटन और निम्नीकरण आसानी से हो जाता है। जो भी अपमार्जक उपस्थित हैं उन अपमार्जकों की यदि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कम शाखित और कम लंबी है तो उन अपमार्जकों का जो संश्लेषण बोल सकते हो या उनका नष्ट जो हम जिसको हम बोल सकते हैं तो निम्नीकरण आसानी से हो जाता है। और इसीलिए जो लंबी और कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट का उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। बेंजीन सल्फोनेट, तो ध्यान रखना कि कई अपमार्जक ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लंबी और सीधी हो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं लंबी और ऐसा की दो, तो उन अपमार्जकों का अपघटन जीवाणु के द्वारा हो जाता है, जिसके लिए हम सामान्यतः कौन से अपमार्जक का उपयोग करते हैं, बेंजीन सल्फोनेट। कौन से अपमार्जक का? बेंजीन सल्फोनेट जो अपमार्जक है इनका उपयोग हम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो कौन सा अपमार्जक का उपयोग होगा? बेंजीन सल्फोनेट नामक अपमार्जक का उपयोग है वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ प्रतिदीप्त पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब वो प्रतिदीप्त पदार्थ कौन से हैं? जैसे अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट, अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम परऑक्सीबोरेट, तथा कुछ प्रतिदीप्त पदार्थ मिलाए जाते हैं, और ये मिलाने से अपमार्जक है उसकी गुणवत्ता क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। और जब इनकी अपमार्जक की गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो साबुन व अपमार्जक के द्वारा सफाई का जो प्रकार है या सफाई की प्रक्रिया है, मिशेल बनाकर सफाई की प्रक्रिया है, वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं, वो है मिशेल निर्माण व साबुन से शोधन प्रक्रिया। मिशेल निर्माण व साबुन से शोधन प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मिशेल निर्माण व साबुन से शोधन की प्रक्रिया। मिशेल निर्माण व साबुन से
शोधन की प्रक्रिया। ठीक है। अब मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। साबुन तथा अपमार्जक के द्वारा मिसेल का निर्माण करके शोधन की प्रक्रिया की जाती है। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि साबुन तथा अपमार्जक से मिसेल बनाकर शोधन की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीयरेट जैसे साबुन का, कौन से साबुन का, सोडियम स्टीयरेट जैसे साबुन का जल में आयनन होता है। साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। ठीक है। तो सोडियम स्टीरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन होता है। कैसे होता है, C17H35COON। अब इसका आयनन होगा, साबुनीकरण की प्रक्रिया होगी, तो एक किस में टूटेगा, C17H35COO- प्लस Na+। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCOONA, तो इसका आयनन करें तो RCOO- प्लस Na+। तो ये हमने सोडियम स्टीरेट जो साबुन है उसका हमने क्या किया, आयनन किया। तो आयनन ये इस प्रकार होता है। अब इसमें देखो इसके कुछ भाग बनते हैं। एक तो भाग ये बनता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन पुंज। और ये होता है जल विरागी होता है, जल विरागी। और ये होता है ध्रुवीय भाग, और ये होता है जल स्नेही। कौन सा होगा, ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो जल विरागी होता है, जल विरोधी होता है। और ये होता है ध्रुवीय भाग जो क्या होता है, जल स्नेही। ठीक है, का निर्माण होता है। और ये जो भाग हैं वो आपस में जल में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है वो जल में अंदर की तरफ, और ये ध्रुवीय भाग जो होता है वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इसका मतलब ये जल का विरोध करता है और ये जल से स्नेह करता है, और आपस में मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उस संरचना को किस नाम से जाना जाता है, मिसेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखना इसमें हाइड्रोकार्बन पुंज आर भाग जो जल विरोधी है तथा ध्रुवीय भाग जो जल स्नेही होता है। और ये आपस में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग तो जल के अंदर की तरफ रहता है और ध्रुवीय भाग जल से बाहर की तरफ व्यवस्थित होता है, और आपस में मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उस संरचना को किस नाम से जाना जाता है, मिसेल के नाम से जाना जाता है। अब देखो मिसेल का निर्माण कैसे होता है, इधर हम बनाते हैं, तो ध्यान से इसको देखना है। ये इस प्रकार से मिसेल बनेगी। जल के अंदर जब साबुन क्रिया करता है तो ये COO- वाला भाग होता है जो जल विरागी होता है, ध्रुवीय भाग जिसको हम कहते हैं। तो ये एक संरचना किसकी बन जाती है, मिसेल की संरचना। किसकी संरचना का निर्माण हो जाता है, मिसेल की संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
जिसमें ये तो ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग होता है, हाइड्रोकार्बन भाग या हाइड्रोकार्बन पुच्छ जो अंदर की तरफ होता है, और एक भाग होता है ध्रुवीय भाग जो बाहर की तरफ होते हैं। आपस में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं? मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अधिकांश जो गंदगी होती है, तेल की बूंद, चिकनाई, जैसे हम बात करें गंदगी है, तेल की बूंद है और चिकनाई। ठीक है, अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई जल में अघुलनशील और हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। ये क्या होगी? जल में अघुलनशील और हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। क्योंकि गंदगी जो होती है वो जल में अघुलनशील और हाइड्रोकार्बन, इसीलिए तो हाइड्रोकार्बन भाग है वो अंदर की तरफ होता है और जल में अघुलनशील होती है। इसका मतलब जो जल स्नेही भाग होता है वो बाहर की ओर होता है। तो ये आपको एक बात इसमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये बात अगर ध्यान में है, जैसे कपड़ा है तो कपड़े के ऊपर हमने साबुन लगाई, तो साबुन लगाते ही जो साबुन है वो दो भागों में टूटेगा, जल हाइड्रोकार्बन भाग और जल स्नेही भाग। तो ये आपस में व्यवस्थित होकर मिसेल का निर्माण करेंगे। अब मिसेल का जब निर्माण कर लेंगे तो उस स्थिति में जो साबुन है वो क्या उत्पन्न करेगा? झाग उत्पन्न करेगा। और झाग उत्पन्न करने से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो मेल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और ये जो ध्रुवीय भाग है वो क्या करता है? जल इस ध्रुवीय भाग को अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और प्रक्रिया चलने के उपरांत धीरे धीरे क्या होता है? उस कपड़े से मेल है वो क्या होने लगता है? अलग होने लगता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब लगाते हैं तो जैसे मान लो ये चिकनाई है, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये मान लो यहाँ पे कोई मेल, तेल की बूंद या कोई चिकनाई है, तो साबुन इस प्रकार व्यवस्थित होंगे और व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करेंगे? मिसेल का। मिसेल का जब निर्माण होगा तो ये हाइड्रोकार्बन भाग वो मेल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अंदर की तरफ है इसलिए मेल को खींचेगा, और ये जो ध्रुवीय भाग है वो जल की तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए जल इस ध्रुवीय भाग को आकर्षित करेगा, और धीरे धीरे ये साबुन क्या करेगी? ये हाइड्रोकार्बन जो भाग है वो उस मेल को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जल में अवक्षेप के रूप में अलग रहने के लिए छोड़ देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है, और जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है, जो चिकनाई को चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है, और घेर कर जिस संरचना का निर्माण करता है उस संरचना को किस नाम से जाना जाता है? मिसेल के नाम से उस संरचना को जाना जाता है। ठीक है, अब देखो बाहरी सिरे के ऊपर जो उपस्थित ध्रुवीय सिरे है वो क्या करता है? जल है, जल उस सिरे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, और संपूर्ण चिकनाई जो है वो जल के अंदर क्या कर ली जाती है? उसे हाइड्रोकार्बन भाग के द्वारा सोख ली जाती है। ठीक है, और सभी मिसेल ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। तो एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना, जो भी मिसेल बनेगा ये मिसेल किस प्रकृति का होगा? ऋणावेशित प्रकृति का होता है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, सभी मिसेल ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। सभी मिसेल ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ऋणावेशित प्रकृति के होंगे। कौन होंगे? सभी मिसेल जो तैयार होते हैं वो किस प्रकृति के होंगे? ऋणावेशित प्रकृति के होंगे, और अवक्षेपित नहीं होते हैं। क्या नहीं होंगे? अवक्षेपित नहीं होते हैं। और जब कपड़े के ऊपर जो गंदगी है उसके ऊपर साबुन डालकर उसको रगड़ा जाता है, साबुन को या हाथ से उसको रगड़ा जाता है,
उस स्थिति में गंदगी जो है वो क्या होती है, कपड़े से बाहर आ जाती है। अब देखो मिसेल बन गया, भाग है, हाइड्रोकार्बन मेल को खींच रहा है और जो ध्रुवीय भाग है वो जल की तरफ आकर्षित हो रहा है। उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे जो मिसेल बनेगा उस स्थिति में मिसेल समान प्रकृति का होता है, समान आवेशित होता है, इसलिए जमता नहीं, एक बिंदु पर स्थिर नहीं रहता है। और जब भी उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको धो दिया जाता है, हाथ से उसको रगड़ा जाता है, तो उस स्थिति में जो साबुन है वो धीरे धीरे क्या होता है, कपड़े से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। कैसे होता है देखना इसमें, जैसे यहाँ पे ये क्या है, साबुन की चिकनाई है, साबुन की चिकनाई, तो ये कोई साबुन की चिकनाई है। अब साबुन की चिकनाई में हमने साबुन घोला, तो ध्यान देखना इसमें, ये साबुन की चिकनाई है और इसमें हमने क्या डाला, साबुन को घोला है। ठीक है, ये COO- वाला भाग है, ये हाइड्रोकार्बन भाग, और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं ध्रुवीय भाग। अब इस साबुन की चिकनाई पर साबुन को डालते हैं तो ये मिसेल बन गया। मिसेल बनने से ये जो साबुन की चिकनाई का जो ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग है वो साबुन की चिकनाई को अपनी ओर आकर्षित करता है, और अपनी ओर आकर्षित करता है, इसका मतलब धीरे धीरे मेल है वो क्या हो जाएगा, कपड़े से अलग होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम मिसेल निर्माण के द्वारा कि भाई साबुन है वो कपड़े पर सफाई किस प्रकार करता है उसको मिसेल निर्माण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने अपमार्जक और अपमार्जक के साथ साथ मिसेल निर्माण और साबुन से शोधन की प्रक्रिया को इस वीडियो के अंतर्गत जाना, और इसी वीडियो के साथ ये हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और हमारा अगला वीडियो होगा तो उसमें हम एक नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे।